ऋषभ मुझे लगता है कि जिस तरह का प्लेयर है वो मे बी वंस इन अ सेंचुरी आपको इस तरह का प्लेयर मिलेगा। ऐसे प्लेयर को आप रोक ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो दीवार तोड़ के घुस जाएगा। सैयद सबा करीम, जिन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए अपने राज्य बिहार से बंगाल का रुख किया और उसके बाद इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। रिटायर होने के बाद उन्होंने चयनकर्ता की भूमिका निभाई। जब मैं गया सिलेक्शन ट्रायल करने के लिए तब मैंने पहली बार धोनी को देखा था। सबसे अहम भूमिका उनकी रही बीसीसीआई में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। सचिन तेंदुलकर उसने ना पूरी की पूरी पीढ़ी को ना बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस खास पॉडकास्ट सीरीज में द लॉन्ग इनिंग्स में हमारे साथ एक खास मेहमान है सैयद सबा करीम। टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर, बल्लेबाज और उसके बाद अलग अलग भूमिका में रहे हैं। चयनकर्ता के तौर पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की, उसके बाद आईपीएल से जुड़े, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच विमल। चलिए, तो मैं आपके एकदम शुरुआती डेज पे चला जाता हूँ। जो पहली मेमोरी जो जनरली आपकी बात आती है सैयद सबा करीम की, तो उनको याद एक तस्वीर आती है कि बिहार का एक विकेट कीपर, बल्लेबाज ज़बरदस्त तरीके से रन बना रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिहार से खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है, वो खिलाड़ी माइग्रेट करता है, बंगाल जाता है, वहाँ सौरव गांगुली होते हैं, वहाँ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। क्या कुछ बदला है बिहार में? अब भी वही चैलेंज है, या आप उस जर्नी को, उस समय क्या सब बहुत टफ था आपके लिए माइग्रेट करना, और जो मौके आपको मिले, शायद आप बंगाल से शुरू से खेल रहे होते, पहले खेल चुके होते, ज़्यादा मौके मिलते? उस समय तो इस बात में सत्य है विमल, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको ये लग रहा था कि जो स्टेट से वो खेल रहे हैं, जो जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं, वहाँ से अगर आप अच्छा करेंगे, खेलते रहेंगे, तब भी आपको मौका मिलेगा नहीं। कि उस वक्त जो टीम सिलेक्शन होता था ना इंडियन टीम का, वो दर्शकता तो रहती थी, पर चूँकि इतना ज़्यादा मैचेस कवर होता नहीं था, मीडिया भी उन स्टेट्स को, जो इमर्जिंग स्टेट्स हैं, उनके मैचेस को उतना अच्छी तरह से कवर नहीं करती थी, तो लोगों को जानकारी नहीं होती थी, सिलेक्टर्स को पता नहीं चलता था, वो इतना ट्रैवल करते नहीं थे मैचेस देखने के लिए, और हमारे ज़माने में तो मैचेस कवर भी नहीं होते थे, टेलीविज़न पे कोई मैच आता नहीं था, तो वो एक दिक्कत थी। उस वजह से मुझे लगता है कि कई ऐसे प्लेयर्स जो इमर्जिंग स्टेट से आ रहे थे, जो छोटे स्टेट से खेलते हुए आ रहे थे, उनको उस प्रकार का मौका नहीं मिल रहा था। व्हाट इज स्पेशल इन बिहार की मिट्टी के विकेट कीपर बल्लेबाज आप थे, फिर धोनी भी बिहार से खेले, फिर बाद में वो झारखंड का स्टेट हो गया तो वहाँ गए। ईशान किशन हैं, क्या कभी धोनी या ईशान किशन ने आपको कभी कहा कि भाई, जब आप, चूंकि उस समय तो बिहार से क्रिकेटर आते नहीं थे, तो ये कि आपको देखकर इंस्पिरेशन, या ऐसी कभी कोई धोनी से या ईशान से बात आपकी हुई हो, पहली मुलाकात? नहीं, ईशान से तो काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई मेरी, जब वो इंडिया खेलने लगे थे। पर एमएस से मेरी बहुत पहले मुलाकात हुई थी, कि जब एमएस ने खेलना शुरू किया था, जब वो एक साल, आपको याद है ना, कूच बिहार ट्रॉफी में वो और युवराज साथ साथ खेल रहे थे, वहाँ पर बिहार वर्सेस पंजाब फाइनल्स हुआ था जमशेदपुर में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और उस साल पंजाब ने हराया था बिहार को, और फिर उसी साल मुझे लग रहा है कि एमएस धोनी को मौका मिला था सीनियर टीम में खेलने का, बिहार से खेलने का, और उसके बाद वाले साल में तब विभाजन हो गया था। हाँ, पर तो चूँकि विभाजन हो गया था बिहार और झारखंड का, इसीलिए बीसीसीआई ने जो सिलेक्शन कमेटी है वो बीसीसीआई ने अपॉइंट की थी। उसके पहले तक जोनल जो कमेटी होती है वो खुद बनती थी। ये पहली बार था कि वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में बीसीसीआई ने अपॉइंट किया था सिलेक्टर्स को, तो उसमें मेरा भी नाम आया था, क्योंकि 2-3 साल हो चुके थे, मैं छोड़ चुका था इंटरनेशनल क्रिकेट। यह मुझे लगता है कि 2003 या 2004 की बात होगी। और मेरे साथ थे अशोक मल्होत्रा, मैं सेलेक्टर था, फिर 1-2 प्लेयर्स बिहार के ही थे, रणधीर सिंह फॉर्मर पेस बॉलर फ्रॉम इंडिया, वो भी सिलेक्टर थे। तो वहाँ पर मैंने पहली बार, जब मैं गया सिलेक्शन ट्रायल करने के लिए, तब मैंने पहली बार धोनी को देखा था। और जमशेदपुर से चूँकि मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था, 5 साल मैंने बिताया जमशेदपुर में, तो जैसे मैं जमशेदपुर पहुँचा, जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग खेलते थे, जिस क्लब में हम खेला करते थे, सबसे पहले आकर उन्होंने मुझे कहा कि साहब भाई, आप इनको देखिएगा ज़रूर, एमएसडी क्या खेलता है। मैंने कहा देख लेते हैं। तो फिर पहली बार मैंने एमएस को देखा था ट्रायल मैच में, तब मैंने कुछ वक्त गुजारा था, कीपिंग थोड़ी 1-2 सेशन मैंने लिए थे एमएस धोनी के साथ भी, और भी जो यंगस्टर्स थे उनके साथ। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। और अच्छी बात यह है ना विमल, कि जब भी मैं एमएस से मिलता हूँ, अभी भी वही नज़र आता है, वही डाउन टू अर्थ, अभी भी वो सारी बातें उनको याद रहती हैं, तो ये उसका बड़प्पन है। But that is the first time I met MS. Very impressive. कीपिंग में थोड़ी मेहनत करनी थी, जो कि उसने ज़रूर किया, पर बैटिंग में ही वाज एस्टाउंडिंग। तो एमएस धोनी की जो आपने बात की सबा भाई, कि भाई वो बदले नहीं,
अब ऑनेस्टली आपने देखा कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से लेजेंड आए, चाहे वेस्ट से दबदबा रहा मुंबई का, बेंगलोर, बड़ी सिटी से दिल्ली। आपने कभी सोचा था कि बिहार से कोई, झारखंड से कोई इतना बड़ा क्रिकेटर, मतलब नॉट ओनली इंडिया लेजेंड, ऑल टाइम ग्रेट की जब बात होगी ऑनेस्टली, या फिर कब किसी स्टेज पे आपको लगा कि धोनी में वो दम है कि ही विल बी लाइक इस तरह का कामयाबी हासिल करें? ओह यस विमल, बहुत पहले, पता नहीं आप तुमको याद है कि नहीं, एक बार इंडिया ए का दौरा हुआ था। हाँ। उस साल कीनिया एमएस ने, कीनिया में, उस साल एमएस ने ई जोन में, देवधर ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में खूब सारे रन्स बनाए थे और मैचेस आ रहे थे टेलीविजन पे। तो मुझे याद है कि एक ई जोन वर्सेस नॉर्थ जोन का मैच था। आशीष नेहरा के सामने ओपन करने गया था, वहाँ पे करीब 60 या 65 रन बनाए थे और एमएस ने तोड़ दिया था बॉलर्स को, आशीष नेहरा इंक्लूडेड। फिर उसका चयन हुआ था इंडिया ए के लिए और फॉर्चुनेटली वो जो इंडिया ए का दौरा था, पहले वो जिम्बाब्वे टीम गई थी, साइराज भोसले कैप्टन, सैंडी पाटिल कोच का मैनेजर, दिनेश कार्तिक नंबर 1 विकेट कीपर, एम एस धोनी नंबर 2 विकेट कीपर। जिम्बाब्वे के बाद टीम आई थी कीनिया, और जब कीनिया में ट्राई सीरीज शुरू होने वाली थी तो वहाँ पर मैं वहाँ पे गया था कमेंट्री करने के लिए। मुझे भी याद है ना वो वाले क्लिप। तो आपने इंटरव्यू भी किया है एमएस का, एक्चुअली देखा जाए वन ऑफ द फर्स्ट पहला इंटरव्यू था मैच जीतने के बाद, फाइनल मैच के बाद। तो वहाँ पे मैंने एमएस को देखा बैटिंग करते हुए, कीपिंग करते हुए, और मुझे याद है कि उसने बहुत अच्छा टूर था वो। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तो पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग थी, मिसबा आई थिंक कैप्टन था, कई सारे पेस बॉलर्स थे। हमारी टीम भी बहुत स्ट्रांग थी, गौतम गंभीर, साइराज भोसले। तो इसने मुझे लगता है कि नंबर 3 ईयर ओपन किया था गौतम के साथ, वहाँ पे सबको ओवर शैडो कर दिया था इसने एज अ बैटर। कीपर तो छोड़ दीजिए, और कीपिंग में भी मैंने नोटिस किया था, जो मैंने बात बताई थी, जो मेहनत की हम लोगों ने बात की थी, वो सारे चेंजेस उसके कीपिंग भी नज़र आ रहे थे। तो इट वाज फैसिनेटिंग टू वॉच। उसके बाद इंडिया का दौरा होने वाला था पाकिस्तान का, मुझे लगता है जिसमें पार्थिव पटेल को चुना गया था। तो ये टूर के बाद मैं वापस आया कैलकाटा में, कैलकाटा में रहता था उस वक्त, सौरभ वॉज द कैप्टन। तो मैं सौरभ के घर पे गया था मिलने के लिए, बेहाला में। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मिलने, हाँ आजा बाबा। तो गए मिलने के, मैंने कहा इसको पिक कर लो, ये ऐसा कीपर बैटर है जो जिस तरह से एडम गिलक्रिस्ट ने कमाल किया ना, ये तुम्हारे लिए काम करेगा। मुझे याद है यही बात मैंने सौरभ को बताई थी। तो उसका नहीं बाबा मैंने देखा नहीं उसको, ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है, किसी से पूछ लो, सेलेक्टर्स को बोलो देख लेने के लिए, उन्होंने देखा हुआ है, तुम उसको इंडिया ए में उसका चयन हुआ है, मैंने उसको देखा है, श्रीनाथ भी मेरे साथ तो कमेंट्री कर रहा था, श्री से पूछ लो। नहीं यार ले लेंगे, पर अभी नहीं। तो बात वहीं पे बस फंस गई, बात आगे बढ़े नहीं। इसके पीछे एक और कहानी है। दिनेश कार्तिक, जैसे मैंने कहा विमल, वो नंबर 1 कीपर थे इंडिया ए टूर पे। उस वक्त अजय रात्रा इंजर्ड हो गया था इंग्लैंड टूर पे। तो सेलेक्टर्स ने संदीप पाटिल से पूछा कि कौन है कीपर उस वक्त, किसको लिया जाए। उसने कहा डीके को ले लो। दैट इज वाई डीके का डेब्यू एमएस धोनी से पहले है। तो चूंकि डीके गया वहाँ पे टेस्ट मैच खेलने के लिए, इसीलिए मौका बना था एमएस धोनी का। एमएस ने जिम्बाब्वे पे एक भी मैच नहीं खेला था, उसको मौका मिला एज अ बैटर, एज अ विकेट कीपर, वो कीनिया के दौरे पे। वहाँ से कहानी पूरी की पूरी बदल गई, चेंज होती है। एमएस धोनी ने जो अचीव किया एज अ विकेट कीपर, batsman and captain, and a formidable achievement in white ball cricket. But did you ever imagine that someone like Rishabh Pant will come, especially in test match cricket, and he will be far bigger than what MS Dhoni has accomplished in test cricket? The way, the difference between what MS Dhoni did in white ball cricket and with his captaincy, Pant is doing the same in a different way in test cricket. Comparisons कभी भी मेरे हिसाब से उचित नहीं रहते हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी एक अलग अलग समय में खेलता है, एक अलग अलग फेज़ में खेलता है। जब जिसको ज़रूरत होती है टीम को, उस हिसाब से वो खेलता है। और एमएस ने भी यही किया। एमएस तुमको भी याद होगा कि पहले नंबर 3 पर आते थे बैटिंग करने के लिए, धीरे धीरे जो वो कप्तान बने, नंबर 5 नंबर 6 पर आ गए, वहाँ पर उनका रोल पूरा बदल गया। वो फिनिशर की रोल उन्होंने अदा करना शुरू किया, क्योंकि एमएस को लगने लगा कि अगर वही चला जाएगा ऊपर खेलने के लिए तो फिर नीचे में कोई बचेगा नहीं। और मैचेस जीतने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा बैटर हो जो नंबर 5 नंबर 6 पर आकर बैटिंग करे। तो वो एक अलग करियर था, एक अलग पर्सपेक्टिव था एमएस का, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। अब ऋषभ का पर्सपेक्टिव अलग है, और ऋषभ से इंडियन टीम की डिमांड अलग है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम बात करें दोनों की ना, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की बात भी होनी चाहिए, और ये ऋषभ ने किया है। ऋषभ मुझे लगता है कि जिस तरह का प्लेयर है वो मुझे लगता है कि वंस इन अ सेंचुरी आपको इस तरह का प्लेयर मिलेगा। वो तो बात साफ है। जितना ज़्यादा टैलेंट उसमें है, जो स्किल है उसके अंदर, वो बहुत कम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र आएगा। और इसीलिए उसकी एंट्री जो हुई है ना इंडियन टीम, वो सही समय पर हुई है कि भारत को उस तरह के प्लेयर की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद यही है कि ये जो स्किल सेट है वो तीनों फॉर्मेट में नज़र आए,
क्योंकि आप उसको ऐसे प्लेयर को आप रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो दीवार तोड़ के घुस जाएगा। बट आर यू इज इट फेयर टू से दैट इंडिया में इतने कम मैच खेल के, लाइक लेस देन 50 मैच खेल के, टेस्ट मैच इनफैक्ट पॉसिबली, हाँ 40 मैचेस खेल के ही उनके 10 भी नहीं होंगे, ही बिकेम एन ऑल टाइम ग्रेट। आपने देखा इतने कम समय में इतने कम टेस्ट मैच खेल के कोई ऑल टाइम ग्रेट बना हो? ये ऑल टाइम ग्रेट ना, सिर्फ कीपर बैटर नहीं, हाँ मुझे लगता है एज अ प्लेयर इतने कम समय में इतनी मेट्योरिक राइज किसी की भी नहीं हुई होगी जो ऋषभ ने किया है। और ख़ास करके सेना कंट्री में जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, बड़े बड़े लेजेंड्स का आप नाम ले लीजिए, किसी ने भी इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। तो इसीलिए ये खिलाड़ी रिमार्केबल है, इसीलिए प्लेयर जो है बहुत अद्भुत है। आपने एक सिलेक्टर की भी भूमिका निभाई। व्हेन यू लुक बैक एज ए सिलेक्टर, अगर मैं आपसे एक डिसीजन या 2 डिसीजन पूछे, आपको बड़ा मजा आता, अभी आप सोचते कि यार ये डिसीजन हमने लिया, इस लड़के ने जस्टिफाई पैसा वसूल कराया हमारे फैसले का? पीपल लाइक रोहित शर्मा, शिखर धवन, बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, रविंद्र जाडेजा, कई सारे प्लेयर्स को एंट्री मिली, पीयूष चावला इन रेड बॉल क्रिकेट, फिर मध्य क्रम में नंबर 3 पर पुजारा, बहुत सारे प्लेयर्स। कोई भी डिसीजन जो आदमी सिलेक्टर लेता है ना, वो अकेले में नहीं लेता है विमल। सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ टीम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और मुझे सबसे खुशी तब हुई जब रोहित शर्मा को प्रमोट किया गया एज एन ओपनर, और वो बस ऐसे ही हो गया क्योंकि रोहित को टेस्ट मैच उसने खेला था एज अ मिडिल ऑर्डर बैक टू बैक 100s थे। उसके बाद भी जब भी उसको खिलाया जा रहा था मिडिल ऑर्डर में, उसके जो फॉर्म है ना, बहुत इनकंसिस्टेंट था, किसी में बनाना किसी में नहीं बनाना। पर देख के हमेशा ये लगता था कि ये इतना अच्छा खिलाड़ी है, इसके पास समय ही समय है, पर ये रन क्यों नहीं बना रहा है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। पर fortunately for him and fortunately that MS was around as a captain, so he somehow felt that वो ज़्यादा अच्छा प्लेस रहेगा एज एन ओपनर। और इसी तरह से उसकी एंट्री हुई थी वाइट बॉल क्रिकेट में एज एन ओपनर। मिडिल ऑर्डर में वो खेलता आ रहा था, पर वही परेशानी हमेशा रही। तो एक मैच था, इंग्लैंड आई हुई थी इंडिया खेलने के लिए, मोहाली में वो लास्ट वनडे मैच था। मुरली विजय वॉज द रेगुलर ओपनर। मुरली विजय को चोट लग गई थी, ही कुडंट प्ले। So the Indian team management decided to push Rohit Sharma as an opener. He batted as an opener. I think he scored about 70 or 80 runs if I remember correctly. उसके बाद इंडियन टीम का चुनाव हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। रोहित शर्मा टीम में तो रहते ही, वहाँ जाके हाँ ये ओपन करते बहुत ज़्यादा रन एक या दो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे वहाँ पे। पहला मैच था हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ कार्डिफ में। तो एक दिन पहले हम लोग प्रैक्टिस में, हम और विक्रम राठौर जो मेरे साथ थे कमेंट सेलेक्टर, हम लोग दोनों गए थे प्रैक्टिस देखने के लिए। तो प्रैक्टिस सेशन जब ख़त्म हो गया तो MS has walked across to us along with Duncan Fletcher. He said कि हम लोग को लगता है कि रोहित शुड ओपन। और मुरली विजय तक फिट हो गया था, ब्रेव कॉल कि जो रेगुलर ओपनर है वो मुरली विजय था, पर चूँकि वो फिट नहीं था तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी चर्चा हो रही थी कि क्या रोहित के साथ कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। एंड वी एग्री टू दैट कॉल, एंड उसके बाद से वो और शिखर ने क्या बैटिंग की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, हम लोग जीते, उसमें बहुत बड़ा रोल था इन दोनों प्लेयर्स का। सो ये आपने सेलेक्टर की बात की, आप फिर उसका BCCI के एडमिनिस्ट्रेटर में गए, आप जनरल मैनेजर बने। नॉर्मली प्लेयर उस साइड में नहीं जाता है, आप कैसे गए? और वहाँ पर आपने BCCI के एज ए प्लेयर आप BCCI को देखते हैं, फंक्शनिंग को, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन और डिफरेंट, वहाँ पर आप अंदर में जाकर अपने सिस्टम में काम किया, क्या आपको लगा खूबी खामी? खूबियाँ तो बहुत सारी हैं। इतने सालों से क्रिकेट होता आ रहा है और हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलता है हमें, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। जिस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं अब क्रिकेटर्स को, जितना एक्सपोजर दिया जाता है, नंबर ऑफ़ मैचेस बढ़ते जाते हैं, नई नई टीमें जुड़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखलाती हैं कि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सभा भाई जो आपने बताया कि आप खुद सिलेक्टर जब थे BCCI के या फिर IPL के साथ आप जो जुड़े, बहुत लोग हमें भी रिक्वेस्ट आती है कि यार हमारा लगवा दो, हम IPL में हम ट्रायल देना चाहते हैं, नेट बॉलर देना चाहते हैं, ऐसे सवाल आपको भी आते हैं। उन सब के लिए क्या तरीके, क्योंकि हर किसी को माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा या बच्ची बहुत टैलेंटेड है, उसको मौके नहीं मिल रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? अगर मान ले जैसे अगर सपोज कीजिए कि इवन इफ के अंडर 14 में वो नहीं खेल रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, या अंडर 16 नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हसरत है कि यार IPL में मेरे बच्चे पे नज़र पड़ जाए, बच्ची पे नज़र पड़ जाए, उनके लिए क्या? देखो, इस तरह की बातें इस वजह से होती है विमल के IPL में खेलने के लिए ना कई बार
प्लेयर्स को लगता है कि वो फास्ट ट्रैक हो सकते हैं। ओके। अब जैसे कि स्टेट टीम में आपके पास 15 प्लेयर्स होते हैं ना, 15 या 16 हो गए, उसमें से 4 सीम बॉलर्स हैं। अब 4 में से 2 या 3 ही खेलते हैं। अब वो उनका चयन 11 में तभी हो पाता है जब टीम मैनेजमेंट या फिर सिलेक्टर्स उनको पिक करते हैं, ठीक है। पर 1 या 2 प्लेयर तो हमेशा मिस आउट कर जाते हैं ना। तो ऐसे प्लेयर्स जो मिस आउट कर जाते हैं, जो 15 में ना भी हों, जो 20 में होंगे, 25 में होंगे, उनको हमेशा ये लगता है ना, विच इज़ फाइन, उनको लगता है कि नहीं मुझे खेलना चाहिए था, मेरे जगह पर ये खेल गया। तो ऐसे प्लेयर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि अगर मुझे आईपीएल में मुझे मौका मिल जाए, नेट बॉलर हो जाऊँ, वहाँ से अगर मैं खेलना, वहाँ से मुझे मौका मिल जाए खेलने का, तो फिर मेरी एंट्री आईपीएल टीम में भी हो जाएगी और फिर मेरी एंट्री स्टेट लेवल पे भी हो जाएगी। ये कई प्लेयर्स के साथ हुआ है। और इसीलिए ये हसरतें जो हैं जिसके बारे में आपने बात की ना, वो हमेशा खुली रहती हैं कि अच्छा स्टेट में भी नहीं खेल पा रहे हैं, पर अगर मुझे आईपीएल के स्काउट्स ने देख लिया कहीं और, तो हो सकता है मुझे चयन हो जाए, जिसमें कोई खराबी नहीं है। और कई प्लेयर्स का इस प्रकार से चयन हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि आईपीएल जब शुरू होने वाला होता है तो कई सारे वीडियोस फ्लोट किए जाते हैं। मेरे पास भी आते थे, अभी भी आते रहते हैं कि इसको देख लीजिए, इसको वहाँ भेज दीजिए। क्योंकि आईपीएल में चयन जो होता है वो सिलेक्टर्स, जो नेशनल सिलेक्टर्स हैं या फिर स्टेट सिलेक्टर्स हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये अपनी स्काउटिंग टीम है, अपने सिलेक्टर्स होते हैं जो चयन करते हैं। तो अलग नज़रिया है। तो सबा भाई, बहुत सारे लोगों को, इतने क्रिकेटर से मिला हूँ, सबसे बातचीत हुई है, एक चीज़ जो आती है कि इंडिया का क्रिकेट या क्रिकेटर जो होता है, चाहे आप में टैलेंट कुछ भी हो, सारी चीज़ों जो इंडिया खेलता है उसमें कुछ अलग हटके होता है। आप इंडिया प्लेयर बना नहीं सकते हो, अदरवाइज सारे फॉर्मर प्लेयर्स के बच्चे ही क्रिकेटर होते हैं। आपके भी बेटे हैं, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, फुटबॉल खेला। तो क्या ये सही बात है? जैसे अगर आप जैसे जिस जगह से आ रहे थे, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, फिर भी आप इंडिया के लिए खेले, सारा करियर रहा, इज इट समथिंग कि इंडिया के लिए जो खेलता है उसका वाकई में इनबॉर्न टैलेंट कुछ अलग होता है? आप सिर्फ मेहनत, स्ट्रक्चर, कोचिंग से नहीं बन सकते। वेयर आर यू इन दिस डिबेट? टैलेंट एक बहुत ही स्पेशल स्किल है। हाँ, वो सब में नहीं आता है। बहुत सारे प्लेयर्स हो जो बहुत नेचुरल होते हैं, उनको आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि वो तो बात बहुत साफ़ है। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोचेस की कि एक लेवल के बाद, एक उम्र के बाद, वो आपका भी दायित्व है कि आप बच्चे को या पेरेंट को इन्फॉर्म करें कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब इसके अलावा इससे ज़्यादा वो आगे खेल पाएगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो खेलना छोड़ दे, लेट हिम प्ले। खेल तो सबसे अच्छी बात है ना। अगर आप एक्टिव स्पोर्ट्समैन है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पर जितना समय उसको खेल के ऊपर देना चाहिए, वो अब देने को उतना फ़ायदा नहीं है। वो पढ़ाई की तरफ, हाँ, कुछ और आप करियर चूज़ कर जो भी करिए, या कोई और स्पोर्ट खेलिए। तो ये जो आपने टच किया सबा भाई, वेरी फ्यू क्रिकेटर, जैसे आपका एक शौक रहा है पढ़ने का, आप क्रिकेट खेलते साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट पे पढ़ते हो। हाउ मच एजुकेशन, और अगर आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी, तो जिस तरह से पढ़ाई, अलग अलग एक्सपोजर, वेल राउंडेड होना, ये कितना इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस एज एंड टाइम? हाउ मच इट हैज हेल्प्ड यू उस सेंस में? आपने देखा कि भाई ज़्यादातर क्रिकेटर जो हैं उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से अगर ताल्लुक नहीं, फोकस रहता है क्योंकि क्रिकेट खेलनी है, उसमें आउटस्टैंडिंग बनना है, बाकी चीज़ों को आप दरकिनार करते हैं। एक बहुत स्मॉलर परसेंटेज आती है जो पढ़ाई को भी उतनी ही तवज्जो देती है, साथ लेके चलती है। हाँ विमल, पर जो पूरी तरह से फोकस रहते हैं, जो स्कूल पूरा भी नहीं करते हैं, वो भी बहुत बड़े अचीवर्स हैं। हाँ, तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाता है, ये हम लोगों ने देखा है। वो निर्भर करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि क्रिकेट से वो क्या क्या सीखे। क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट है, हर एक स्पोर्ट, जो आपको अलग किस्म का एक्सपोजर देता है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका आपको मिलता है, अलग अलग देशों में जाने का मौका मिलता है, अपने देश में ही अलग अलग जगह जाने का आपको मौका मिलता है। ट्रैवलिंग, मीटिंग पीपल, वो अपने आप में बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार आपको एहसास होता नहीं है, पर आप सीखते रहते हैं। एक बार वो एहसास हो जाता है कि अच्छा, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसको मैं अपने खेल में, अपने ज़िंदगी में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करूँ, वो आपको बहुत बड़ा बना देता है, वो आपको अलग बनाता है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका साउंड एजुकेशन बैकग्राउंड रहता है, उनको ज़्यादा सुविधा होती है, वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। पर अंत में वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट वो रूल नहीं है कि नहीं, आपको पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट, रुचि होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऊपर जाके अच्छा करेंगे। हाँ, एक हद तक अगर आप सीखते रहते हैं तो फिर ऑन योर ओन आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। आप ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं, खुद ही आप अपने गेम को समझ लेते हैं। अब केएल राहुल ने क्या किया, जो रूट ने क्या किया है,
कि लॉन्जिविटी आने के लिए करियर, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, इतना लंबा करियर कैसा रहा, उन्होंने भी तो पढ़ाई पूरी नहीं की ना, पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लोगों से सीखा, अपने कॉलीग से सीखा, अपने ऑपोजिशन से सीखा, और फिर अपने गेम पे काम किया। तो अंत में उस तरह के भी लॉजिक, उस तरह का भी इंटेलिजेंस होना चाहिए जो आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाए। सबा भाई, अब दिल तो मन नहीं कर रहा है कि आपसे रोकूं, सुनने में इतनी एजुकेशनल बातें हो रही है, लेकिन अब सेगमेंट हम लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है यू हर्ड इट हेयर फर्स्ट। ऐसी बात जो शायद आपने पहले नहीं कही हो, यहाँ पर कह रहे हैं, तो वैसे ही सवाल आपके थोड़े से करेंगे। आपने कहा कीजिए कि भाई खिलाड़ियों की बात की तो वन क्रिकेटर जिसने आपको सरप्राइज किया, जो आपने सोचा नहीं था कि यार ये इंडिया खेलेगा या खेलेगा तो इतना सक्सेसफुल होगा। टेम्परामेंट वाइज हम देखें ना, सबसे ज़्यादा सरप्राइज नॉट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्किल, सौरव गांगुली। क्योंकि सौरव को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। उसके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली, वो मेरे बैचमेट थे। हम लोगों ने साथ साथ अंडर 15 खेला, अंडर 19 खेला, फिर वो रणजी ट्रॉफी खेला, जोनल मैचेस हम लोग खेल रहे थे, और धीरे धीरे करके सौरव ऊपर आने लगा था। पर जब तक मैं खेल रहा था बंगाल के लिए, ईस्ट जोन के लिए, उसमें टैलेंट बहुत था। पहला दिलीप ट्रॉफी मैच में 100 किया, पर जो परिवर्तन उसके गेम में आया इंडिया खेलने के बाद ना, उसने मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया, और प्लेजेंटली सरप्राइज। क्योंकि उसके पहले मुझे हमेशा लगता था कि सौरव इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट ना उस लेवल तक मुश्किल रहेगा उसके लिए खेलना। हालांकि जब जब डोमेस्टिक मैचेस होते थे बड़े टीमों के साथ में, उसने रन ज़रूर बनाए थे। ये तो था कि वो टैलेंट भरपूर था उसमें, स्किल भरपूर था उसमें, पर वो जो हम लोग कहते हैं ना, वो जिगर, वो जुनून, वो नज़र नहीं आता था। पर जो पहला टेस्ट मैच उसने खेला ना, वो जो शतक उसने लगाया, वहाँ से जो टर्न अराउंड रहा है ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, प्लेजेंटली सरप्राइज। उसके अंदर सभी कुछ स्किल थे, वो लीडरशिप वाले भी स्किल थे, क्योंकि मैं जब कैप्टन था ईस्ट जोन का, तब वो टीम में था, कई बार वाइस कैप्टन था, तभी मुझे लग रहा था कि ये सारी स्किल्स हैं। तो मुझे तब भी लगता था कि ये ना ऊपर तक इसको जाना, ऊपर जाके परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल रहेगा। I was very happy to see the change in him. एक खिलाड़ी, वन प्लेयर जिसको आपको जिस तरह से सौरभ ने एक्सीड किया आपकी एक्सपेक्टेशन को, जिन्होंने डिसअपॉइंट किया, आपको लगता था कि ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा दूर जा सकता था, साथी खिलाड़ी हो या जैसे भी आपने देखा होगा कि यार मायूसी हुई कि इसमें इतना दम था, उस तरह से नहीं कर पाया। चेतन शर्मा, जिसने उसने अचीव किया, मुझे लगा कि अंडर अचीव। उस तरह से 2-3 प्लेयर्स हैं, चेतन, मनिंदर सिंह, LS, ये मेरे कंटेम्प्रेरीज में ना ये 3 प्लेयर मुझे लगता है, यू नो, LS, मनिंदर सिंह एंड चेतन शर्मा। मन्नी और LS खास करके जो उन्होंने अचीव किया, उन दोनों को, तीनों को मुझे लगता है कि अंडर अचीवर्स। चेतन ने जब शुरू किया था, ब्रिलियंट ऑलराउंडर, उसका एक 100 है वनडे क्रिकेट में, पर पता नहीं क्यों जितना उसको और जाना चाहिए था, जितना उसको और अचीव करना चाहिए था, जो उसके अंदर वो स्किल सेट था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो खेला बहुत खेला, पर और भी वो खेल सकता था, चेतन, मन्नी और LS। आप जैसे आपने सिलेक्टर्स इतने सारे डिसीजंस लिए, एक डिसीजन जिस पर आपको बड़ा फख्र है? रोहित शर्मा के बारे में मैंने बता दिया, और पेस बॉलिंग में मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार। एक डिसीजन जिस पे यू रिग्रेट एज ए सिलेक्टर कि यार आई कुड हैव डन बेटर? टफ कॉल। मुझे लग रहा है कि एक डिसीजन जो 2016 वर्ल्ड कप T20 में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेयर, वो पवन नेगी को हम लोगों ने लिया था हेड ऑफ अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल हमेशा से पैकिंग ऑर्डर में था, पर वो टीम मैनेजमेंट की सोच थी कि उनको एक ऐसा बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए जो अच्छी बैटिंग करे। उस वक्त पवन नेगी की बैटिंग अक्षर पटेल जो इस समय हो रही है उस समय थी नहीं। पवन को भी खेलने का मौका मिला नहीं, तो अक्षर पटेल को भी नहीं मिलता उस 11 में, कि उस समय आपके पास प्लेयर इतने अच्छे थे। हाँ, पर वो एक जो कहते हैं ना मलाल, क्या वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि स्लिप रहा। एक चीज जो BCCI की आपको लगती है कि आउटस्टैंडिंग है, नो बोर्ड कैन मैच दैट, मतलब वो क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिस तरह से स्टेट एसोसिएशंस काम करते हैं इन कोलैबोरेशन विद BCCI, जो सेटअप है ना वो बहुत सरप्राइजिंग है। जितने सारे मैचेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, बिगेस्ट एडवांटेज इंडिया में यही है। जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक मैचेस राइट फ्रॉम अंडर 16 टिल द सीनियर लेवल जो BCCI ऑर्गेनाइज करता है in association with the state boards. Now you are not part of BCCI as an administrator. एक सलाह जो आप देना चाहेंगे, जो शायद आप खुद अपने टाइम में करना चाहते थे, नहीं कर पाए for whatever reason,
you want कि in the betterment of Indian cricket that BCCI should look over? दो एरियाज मुझे लगता है। सबसे पहला ये है कि द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए सभी क्रिकेटर्स के लिए स्टेट लेवल पे भी, ताकि वहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है उसमें और सुधार हो जाए। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह से हो रही है उसमें स्टेट लेवल पे जो इंटर स्टेट मैचेस होते हैं उसमें प्रमोशन और रिलीगेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी और फिर आसानी होगी फ़ी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरह से फॉर्मुलेट करने में। तो मुझे लगता है कि वो सही प्लेटफॉर्म होगा प्लेयर्स को एक्सेल करने का, और फिर हमारी टीम और भी मजबूत हो जाएगी। एक सवाल आईपीएल से रिलेटेड, बहुत सारी खूबियां हैं, एक खामी जो आपको लगता है परेशान करती है और ये ज़रूर सुधार होना चाहिए? खामी तो नहीं, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी चेंजेस कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला जो चेंज आया है ना, इम्पैक्ट रूल वाला, मेरे ख्याल में अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे ये रूल नहीं है तो फिर हम अपने यहाँ लागू करने का उसका कोई तथ्य नहीं लगता है मुझे। और दूसरी बात है कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो गया है, और कई बार उस शोर शराबे के चक्कर में जो क्वालिटी हमें नज़र आती है खेल के ऊपर, वहाँ से फोकस हट जाता है। वो हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में अगर क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी फिर धीरे धीरे देखने वाले कम हो जाएंगे। तो ध्यान हमें हमेशा होना चाहिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन बैटर्स ऑफ ऑल टाइम। ओह माय गॉड, टू, इसलिए एक नहीं, मैंने दो बोला आपको। हाँ, सनी भाई और सचिन। टू ऑफ द बॉलर्स, ग्रेटेस्ट इंडियन बॉलर्स इन योर ओपिनियन? I think Kumble's one of the biggest, हाँ, मैच विनर। और पेस बॉलिंग में बुमराह है, या नॉट इन नंबर ऑफ विकेट्स पर शेयर क्वालिटी, उसमें ये दोनों। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स? आई वुड रेट सौरव। सौरव ने जो स्किल्स दिखाए हैं एज अ लीडर वो रिमार्केबल रहा है। और उसके बाद जो टर्न अराउंड MS के अंडर आया, that was good। ये दोनों। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम इंडिया? MS एंड ऋषभ। ये सारे आपने विकेट कीपर बैटर, ये सारे आपने जवाब दे दिया। अब सबसे मुश्किल सवाल, आखिरी सवाल है ये आपको फंसाना चाह रहा हूँ। विकेट कीपर हैं, इतने सारे ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, चूंकि ऑलरेडी आपने अलग गॉड यार, ये बड़ी मुसीबत वाली है। इंडियाज ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर, नो डाउट। उसने ना पूरी की पूरी पीढ़ी को ना बदल दिया। उसने ना बाहर वाले ऑपोजिशन की जो सोच है ना उसको बदल दिया। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, उसने ये दिखला दिया कि बैटिंग क्या होती है। इसीलिए उसने वाहवाही जीती है लेजेंड से भी, इंडिया से ही नहीं बाहर के लेजेंड से भी और फैन से भी। और एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो कहीं भी चला जाता है उसकी इज्जत हर दिन बढ़ती जाती है। सबसे बेहतरीन यार, चूंकि सचिन का आपने जिक्र छेड़ा, आपने काफी टाइम उनके साथ बिताया है, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, जूनियर लेवल में भी खेले, इंटरनेशनल के। एक बात क्रिकेट के अलावा, वो तो हमें जानते हैं, जो आपको मतलब आपको लगता है कि यार ये बात तो मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा, सचिन तेंदुलकर की ये बात जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी? ह्यूमिलिटी विमल, वेरी सिंपल। आई थिंक वो एक ऐसा इंसान है इतना अचीव करने के बाद भी टू लेट गो ऑल हिज ट्रैपिंग्स एंड नॉट टू हैव एनी ईगो एंड स्टिल रिमेन सो हम्बल। आई थिंक ये उसको बहुत अलग बनाता है। मेरे ख्याल में ऐसे अचीवर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कई बार वो बह से जाते हैं। आपका लगाव बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से होने लगता है, अलग अलग इन्वायरमेंट से आप जुड़ जाते हैं, और इन सब चीज़ों के बावजूद हम्बल रहना, ह्यूमिलिटी रहना, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और सचिन ने ये अचीव किया। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज for the achievers is to remain humble, and I think Sachin has got that rare quality. आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, और इसलिए मैं अपना निजी अनुभव जरूर जोड़ना चाहता हूँ। ये आपकी भी विनम्रता है भाई। सचिन तेंदुलकर उन्होंने अपनी अचीवमेंट की है, लेकिन जिस तरह से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अलग अलग चीजों में रहे, आप भी पिछले 25 सालों में बदले नहीं है। जब से पहली मुलाकात से लेकर आप तक हमेशा आपने वक्त दिया है और दिल खोल कर बातें की हैं, तो चाहते हैं ये सिलसिला जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विमल, गुड फन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बातचीत, जिसमें कई प्रेरणादायक बातें हैं, सीखने वाली चीजें हैं, आपको भी मजा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Hello, my name is Syed Sabah Kareem. I'm a former international cricketer. Please watch this podcast only on Hook.